तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जामनवी स्टडी में। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग आ चुके हैं मुद्रास्फीति। हालांकि अभी 3-4 क्लास लगेंगे इकोनॉमिक्स के। 3 से कम 3 क्लास तो लगेंगे ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति से आगे। जैसे पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। देखिए, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, वो कहते हैं उसको पैसे की आपूर्ति जब वस्तु और सेवाओं से अधिक हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति। अधिमांग एक्सेस डिमांड की परिणाम स्वरूप होता है स्फीति अंतराल। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो वो जानी जाती है निष्प निष्पंदन स्फीति के रूप में। पहली थोक मूल्य सूचकांक भारत में डैश में शुरू किया था। 10 जनवरी 1952 में शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने सप्ताह में शुरू की गई थी। भारत की कीमतों में वृद्धि और एवज में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की गणना के लिए उपयोग होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर बढ़ती है तो इसको कहा है बेलगाम मुद्रास्फीति। वह उत्पादन जिसमें मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों में मूल्य की वृद्धि होती है जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होता है पेट्रोलियम। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश सूचकांक पर प्रयोग मुद्रास्फीति का आकलन करते हुए किया था सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी और लंबी दर्दनाक मंदी को कहता है अवसाद। बहुत गहरी और लंबी दर्दनाक मंदी को कहता है अवसाद। अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए आता है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। भारत में हाइड्रोजन मुद्रास्फीति को मापने के लिए डैश सूचकांक का प्रयोग किया था वीपीआई थोक मूल्य सूचकांक। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है अंतःपूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। मुद्रास्फीति के संयोजन है डैश वास्तविक सकल उत्पादक और को बढ़ाता हुआ घटाता है। गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। लागत जन्य मुद्रास्फीति। एलपीजी उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण के काल प्रसंस्करण सिरिसिल त्रासदी जुड़ा हुआ था तेलंगाना के साथ। त्रिशूल त्रासदी तेलंगाना के साथ। प्रत्यस्फीति का अर्थ है भारत की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति के सुचारित व्युत्क्रमण। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन आधार किया जाता है मुद्रास्फीति या सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। घाटे को वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा मुद्रास्फीति को बढ़ावा। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मानदंड है थोक मूल्य सूचकांक। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। मूल्य में वृद्धि से होता है उपभोक्ता अधिशेष घटता। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न खर्चे का वहन करती है सरकार से होकर। बिटकॉइन इस तकनीक पर निर्मित है ब्लॉकचेन पर। एनआरबीसी नाबार्ड की एक शाखा है। एआरसीडी का पूर्ण रूप क्या है? कृषि पुनर्वितरण और विकास निगम। बैंक ब्याज अर्जित किए जाते हैं ऋण पर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून। कौन सा? जुलाई से जून। एनपीसीआई का पूर्ण रूप है जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न से रियासतों पर कर्ज प्रदान करना है। समाज के कमजोर वर्ग को लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी का आधारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में निर्धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है करेंसी जमा। खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। वित्तीय नीति नहीं है खुला बाजार ऑपरेशन। वह निगम कहता है या यह निगम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छे पैसों को बाहर करता है। ग्रेशम का नियम कहता है भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम डैश में पारित किया था 1949 में। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। जब खाते में जमा राशि को मांग पर वापस ले जा सकती कहलाती है मांग जमा। उसको कहते हैं मांग जमा। बैंक अपने जमाओं को अधिकतम जमाओं को देय के रूप में करती है लोन के वितरण। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय डॉलर के बीच का विनिमय दर $1 बराबर 55 है। तो यदि विनिमय दर 1 से बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय डॉलर का डैश हुआ है अवमूल्यन हुआ है। निम्न पद में ऐसा परिदृश्य का वर्णन किया जिसमें से एक अर्थव्यवस्था का एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट और दोनों का
सामना करती है तो स्फीति जनित मंदी हो जाती है। ठीक है, स्फीति जनित मंदी होती है। मुद्रा धारण करने के अवसर, लागत या लागत को दिशा करता है द्रव्य निकालने या देने की लागत, द्रव्य निकालने में लेन देन की लागत। वह वक्र बेरोजगारी या मुद्रास्फीति के दर में संबंध प्रतिलोम दर्शाता है, फिलिप्स का वक्र दर्शाता है। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए सामान्य मौद्रिक नीति अपनाया गया था हॉकिंस द्वारा। WPI का पूर्ण रूप क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश में केंद्रीय बैंक करेगा, दरें बढ़ाकर पैसों की लागत बढ़ाएगा। भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 से 12। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम होगा अपस्फीति। अपस्फीति के संबंध में सही है, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। एक मंदी के दौरान यह क्षमता कम उपयोग होगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर को निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि के धन को आपूर्ति को कहते हैं वृद्धि। मुद्रास्फीति सबसे अधिक इसे लाभ होता है ऋणी को। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ ऋणी को होता है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा मुद्रा की कीमतों में गिरावट। नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास के दर में हुई वृद्धि का परिणाम डैश में होता है मुद्रास्फीति की कम दर। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। पैसे की आपूर्ति की दर में 1% की वृद्धि की 1% एक प्रति वर्ष की वृद्धि से लंबे समय महंगाई दर में वृद्धि होगी 1%। यदि बीमा नियामक और विकास प्राधिकार का गठन किया गया 1919 में। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार पात्र स्टार्टअप और सभी शेयरधारकों के संबंधित अवधि के बने रहने के लिए इनमें से अधिनियम या निगमन के पहले 10 वर्ष के दौरान हुई हानियों और समायोजन करने के आगे ले जाने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के समक्ष होंगे, भले ही शेयरधारता के बदलाव हुआ और 7 वर्षों में पिछली समय को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। जुलाई 2022 में निम्न में से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा सूचीबद्ध किया सेबी ने किया है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पूंजीगत वस्तु नहीं है, भोजन और वस्त्र। भारत में सबसे पुराना एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में प्रतिभूति अल्पीय न्यायाधिकरण स्थापना 1992 में। वह धन जो पहले व्यय किया जा चुका है और पुनः प्राप्त नहीं किया सकता निगम लागत। एक कार्यशील पूंजी है धन। एक बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के हित में नियमित रूप से योगदान करते के रूप में जाना जाता है प्रोविडेंट फंड। कह रहा है BSE सेंसेक्स एक गठन 10 कंपनी से मिलकर हुआ 30 कंपनियों से मिलकर। बाजार पूंजीगत में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस एनर्जी। भारत सरकार का एक बजट बॉन्ड है जिसमें भारत ने मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश में किया था राष्ट्रीय बचत प्रमाण। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया 1927 में। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों को पादों कहता है ट्रेजरी बुल और बियर निम्न वाणिज्य गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से। सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कह रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निर्मित हुई थी 1972 में। सीडी प्रतिभूतियां हैं सरकारी द्वारा जारी प्रतिभूतियां। पूंजी बाजार के संदर्भ में FPO का संक्षिप्त रूप है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनियम पारित सूचकांक उत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भाषा के आधार किया गया था 2000 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में IPO का विस्तृत रूप है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया था 1956 में। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग में इस संगठन द्वारा विलीन किया गया था सेबी और RBI। नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाले प्रथम भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। वॉल स्ट्रीट में शेयरों की मूल्य अधिक गिर जाने का प्रभाव पड़ता है महामंदी। पूंजी बाजार हम लोग देखेंगे मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, देखरेख के द्वारा। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं और मूल्य को क्रेडिट किया जाता है खरीद खाता में। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण प्राप्त होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। विनिवेश आयोग संबंधित है GV रामकृष्ण। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु में 93 वर्षीय बैंक और बैंक में एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ। इसका नाम क्या है? इंडियाज बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 100 रुपए की भारतीय मुद्रा पर राशि डैश भाषाओं लिखी जाती है 17। डैश के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकांश संभावना होती है। नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने डैश धनराशि के चैटबॉट बनाने वाले स्टार्टअप फर्म
हैप्ट्रिक का अधिग्रहण किया था, 700 करोड़ था। गूगल का अपने साथ आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने की साझेदारी रिलायंस म्यूचुअल फंड ने। भारत में पूंजी निवेश के लिए 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए डैश उत्तर प्रदेश को अति अनुग्रहित राज्य का या अनुग्रहित दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश को इक्विटी शेयर कैपिटल की निश्चित ब्याज वहन निधि से अनुपात को कहा जाता है, पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है उसे। वह मुद्रा जिसका अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया, चीनी युआन। उन सभी बंडलों का संग्रह जिसमें उपभोक्ता दब विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से अधिक कर सकता है, बजट सेट। उपभोक्ता किसी उत्पादन का जितना अधिक उपयोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होगा, इसे कहते हैं हास्यमान सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उस बाजार को डैश कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियों के साथ मिलकर बाजार की बहुमत को नियंत्रित करती है, उसको कहते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली 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 कहते हैं। किसी उत्पादक के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वह व्यक्ति जो एक साझेदार फर्म को केवल अपना नाम दे सकता है उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है बाजार जहां मांग और आपूर्ति के मूल्य निर्मित होते हैं। किसी बाजार में स्पर्धा की कमी को उसे कहते हैं मोनोपोली। एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री को पेशकश कहते हैं उत्पादन की गठरी। भारतीय पूंजी बाजार संचालन और निगरानी और विनियम का कार्य करता है भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को हुई थी। नेक्स्ट है महंगी दुर्लभ मुद्रा। डिगर मनी के तात्पर्य उस धन से है जिसके कारण प्राप्त करना कठिन है, ब्याज की उच्च दर। क्या क्या? ब्याज की उच्च दर। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थित है दलाल स्ट्रीट सड़क पर। दलाल स्ट्रीट सड़क पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियों के एक सूचकांक सेंसेक्स। फेरा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पूंजी प्राप्ति का एक हिस्सा नहीं है कर। वो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त से पूंजी और हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों को धारण किया था 51% या अधिक। सीबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की अनुशंसा की गई थी फेरवानी समिति द्वारा। किसके द्वारा? फेरवानी समिति द्वारा की गई थी। फंड निधियों जैसे विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेश होते हुए कहलाते हैं गिल्ड फंड। क्या कहते हैं उसे? गिल्ड फंड कहते हैं। विभिन्न बाजार में कंपनियों और प्रतिलाभ के अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है अंतरपण। क्या कहते हैं? अंतरपण कहते हैं। वह देश जिसकी पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाती है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीद के बीच सीधे कारोबार होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक बाजार के रूप में। प्राथमिक बाजार के रूप में बियर एंड बुल शब्दों का प्रयोग होता है शेयर बाजार में। कृषि उत्पादकों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक एग्रीडेक्स। क्या है? एग्रीडेक्स। विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 51% कर दिया गया। कितना? 51% कर दिया गया। फंड निधि जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश करते हैं गिल्ड फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ड फंड कहते हैं। शब्द भेद या लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भेद या लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। वह देश जिसकी पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल देश चलाती है संयुक्त राज्य अमेरिका। वस्तुओं और वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित निर्भर करती है पूंजी बाजार के निर्माण की प्रक्रिया। पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है निवेश। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। नवरत्न तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे नवरत्न जिन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई है। सीबीडीटी का जुड़ा हुआ है आयकर कर निगम से। गिल्ट आधारित बाजार के माने हैं भारतीय प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करती है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी। दलाल स्टेट स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता समुद्री बीमा पर। एक्चुअल शब्द संबंधित है बीमा से। कंपनी की शाखा को स्थित मूल्य सूचकांक क्रिशिल। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। मुक्ता बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय है प्लास्टिक मनी। वह अवैध आय जिस पर आयकर नहीं दिया जाता काली मुद्रा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया प्रवर्तक है बैंक भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी और आईडीबीआई। नेक्स्ट
बताइए, पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से, पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। वह भारत का सबसे पुराना बाजार शेयर बाजार जो दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इसे शेयर सूचकांक में सेंसेक्स नाम दिया जाता है। मुंबई शेयर बाजार। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी है क्रिसल केयर और इकरा। टोक्यो एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक है निक्की। विश्वसनीय प्रतिभूति से तात्पर्य ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ हो। शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित संबंधित है सेबी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था 1882 में। भारत के प्रथम 1882 में। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के उपयोग की जाने वाली सभी मूर्त संस्थानों में कच्चा माल और श्रम को मूल्य कहा जाता है वास्तविक लागत। पच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध है श्रम से। संयुक्त क्षेत्र में कल्पना में 20 सहयोग की आवश्यकता होती है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच। वह कारक उत्पादन में प्रभावित नहीं करता। उत्पादन के बाद धन मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है पूंजीगत वस्तुएं। उस ग्राफ को नाम दिया जाता है जो वस्तुओं उन सभी योजनाओं को दर्शाता है जो एक उत्पादक किसी बाजार मूल्य और आर्थिक दृष्टि से आय की विशेष आय के भीतर खर्च कर सके। जिसे हम बजट रेखा कहते हैं। अंतिम वस्तु कितने वर्गों में विभाजित होती है? उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं में। उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं दो भागों में विभाजित होती है। किसी वस्तु के अंतिम रूप से पहचाने जाने का सही कारण क्या है? निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों के लिए डैश का अर्थ है कि किसी उत्पादक या सेवा की किसी मात्रा में जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार हो समक्ष दोनों हो उसे कहते हैं मांग। परिवर्तन वक्र को डैश के रूप में जाना जाता है उत्पादन संभावना वक्र। डैश सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जो उपभोक्ता विद्यमान बाजार और कीमतों पर अपनी आय से खरीद सके। उसे बजट कहते हैं। जब स्थानापात्र उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है और मांग वक्र रेखा में परिवर्तित होते हैं तो बाहर की ओर खिसकेगी। समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखिए, किसी बिंदु पर डैश बजट रेखा डैश वक्र को स्पष्ट करती है वही उपभोक्ता इष्टतम होता है अधिमान। यदि एक कारखाने के लिए लाभ अलाभ मात्रा है तो 2400 यूनिट जिसका एक सेल के निर्माण में चर लागत 15 रुपए और बिक्री कितनी है 24 रुपए, तो कारखाने का निर्धारित लागत कितना हो जाएगा 21 रुपए 110 रुपए आपको निकालना पड़ेगा। मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ेगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा। यदि किसी वस्तु की सेवा की मांग जो किसी अन्य चीजों की मांग पर परिणाम है तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। आर्थिक शब्दावली में निम्न कारण उत्पादन और व्यक्तिगत मांग की अवधारणा है। कीमत वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय उपभोक्ता की रुचि का पसंद है। वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होती है। आधारभूत खाद्य वे वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ेगी उसे कहते हैं ग्रिफिन या गिफिन वस्तुएं। वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य में अनुपात होती है उसे कहा जाता है विलासिता वस्तु कहते हैं। रीमा एक खास डिजाइनर पार्टी खरीदना चाहती है या पार्टी ड्रेस करना चाहती है। दुकान पर पोशाक पर 20% की छूट प्रस्ताव दे रही है जिस पर 500 रुपये चिन्हित है, सॉरी 5000 रुपये चिन्हित है। यदि रीमा का पोशाक के लिए 7000 रुपये भुगतान करने के तैयार तो रीमा को उपभोक्ता विशेष 3000 रुपये। कह रहा है इस एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा जिसमें स्थानापात्र या स्थान पत्र वस्तु की कीमत में वृद्धि। मांग का कानून कहते हैं यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ दी जाती हो और वस्तु की मांग की गई मात्रा में कम हो जाती है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती हो और वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसको कहते हैं उत्कृष्ट माल। मांग का नियम मांग का नियम इस अवधारणा पर आधारित होगा कि लोग माल की कीमत घटाने के साथ माल खरीद अधिक करें। नेक्स्ट है मांग का नियम का अवधारणा आधारित है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट, कॉफी के लिए मांग की वृद्धि होने का कारण चाय की कीमत में वृद्धि। वह वस्तु जिसकी मांग की मात्रा उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़े थे। निम्न कोटि की वस्तु। नेक्स्ट है यदि माल ए और जेड पूरक है तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने पर परिणाम स्वरूप ए के लिए मांग की कमी। मांग वक्र जो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म के समान रहा है वह है पूरी तरह से लोचेदार। मांग वक्र दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वैसे ही उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। यदि ए और बी वस्तु स्थान पत्र है तो बी की कीमत में होने वाली कमी ए की मांग में कमी।
आर्थिक संतुलन है, मांग आपूर्ति के बराबर होती है। आर्थिक संतुलन मांग आपूर्ति के बराबर होती है। सभी बिंदुओं की बिंदुपथ या बिंदु पद जो उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनके बीच उपभोक्ता तर्क अधिनियमान वक्र कहते हैं। यदि उपभोक्ता एक वस्तु ए एक्स इकाई खरीदना चाहते हैं और वस्तु टू एक्स टू इकाई खरीदना चाहता है तो दोनों वस्तु की कीमतें क्रम से P1 और P2 उपभोक्ता कीमत IM है। तो P1 X1 प्लस P2 X2 M को उपभोक्ता कहा जाता है बजट प्रतिबंध कहते हैं। उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की विशेषता है पूंजीवादी। एक विशेषता आधिकारिक स्पर्धा नहीं है, बाजार के उत्पादन सजातीय होती है। वस्तु या उत्पादक विभेद बाजार में पाया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार सामान्य मूल्य नियम या निम्न बाजार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और नई विक्रेता कहते हैं एक क्रेता बाजार। वह न्यूनतम कीमत जिस पर अपने पुराने टीवी को बेचने के लिए तैयार था, ठीक है, जिस पर मैं अपने पुराने टीवी को बेचने के लिए तैयार था, वह 37,000 में बेचते समय इसकी कीमत 50 उद्धृत की, लेकिन वह 42,000 में बिक गया। इस सौदे ने लेन देन के कृतक निर्माता अधिशेष की कीमत 5,000। आपको निकालना पड़े प्रॉफिट एंड लॉस। पूर्ण प्रतियोगिता में डैश मांग की वक्र पूरी तरह से लचीदार होती है। एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल और सेवा खरीद की बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। पूंजीगत व्यय माना जाता है स्कूल की इमारत का निर्माण। पूंजीगत व्यय स्कूल की इमारत का निर्माण। स्कूल की इमारत का निर्माण। भारतीय वित्तीय प्रणाली और वित्त आयोग। भारतीय वित्तीय प्रणाली और वित्त आयोग देखिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। क्या स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उत्पादक हेतु कच्चा माल और नकदी वर्गित किए जाते हैं कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत किए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह कौन थे, एन के सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह थे। उपभोक्ता सिद्धांत सॉरी उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा करने के संबंधित निर्णय के तरीके को संबंधित धन के व्यय सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण डैश गैर प्रतिबंधित भारत के व्यापार नीति और कार्यप्रणाली का 7वीं समीक्षा योजना या आवेदन की गई जनवरी 2021 में। कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी कंपनी की क्षमता का मापदंड जिसे जाना जाता है वर्तमान पूंजी के नाम से। 14वें वित्त आयोग में भारत के या राज्यों के करों और आवंटन के सूत्रों का निर्माण को भी जोड़ दिया गया और ये नाम डैश नाम से लोकप्रिय हुआ, हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से। हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से ये लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी कौन थे, वाईवी रेड्डी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रसिद्ध सूचकांक जिसे BSE में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है 30। भारत का मूल्य संविदा कानून है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारत में म्यूचुअल फंड से संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है सेबी। कौन सी होता है, सेबी। भारत में विदेशी बैंकों में जो भारत के कार्य संचालन कर रहे हैं उनमें अधिक शाखाएं स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में एनकाउंटर खोलने वाला पहला भारतीय काउंटर खोलने वाला भाई पहला भारतीय बना पंजाब नेशनल बैंक। काबुल में काउंटर किसने खोला, पंजाब नेशनल बैंक। केंद्रीय परिचालन में दक्षता और कार्य क्षमता के बीच एशियन बैंक अवार्ड 2021 प्रदान किया था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक कृषि तरह संबंधी क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत शाखा प्रदान किया था विदेशी निजी विदेशी से, ठीक है। जनपद पर स्तर कार्यरत है केंद्रीय सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी शाखा संचालन का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। भारत के हाल ही वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। दीर्घकालीन ऋण किसको की उपलब्ध कराना है, भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक 1920 में हुई थी। यह अवस्थित है झांग में। कृषि शाखा के क्षेत्र में शीर्षक संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों और सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया था 2007 में।
31 मार्च 2015 तक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। आईडीएफसी बैंक को सरकार ने बीमा व्यवस्था को निगम के लिए गठित किया था। इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांगता वित्त नियम की स्थापना की थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष गठन हुआ था 2017 में। भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं अर्थव्यवस्था को तरलता बढ़ाना। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से अधिक होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने परसेंट की सिफारिश की? 42%। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण पूंजीगत व्यय। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, ठीक है। यहाँ पे अवमूल्यन और करारोपण पड़ेंगे। एक अप्रत्यक्ष कर है वस्तु और सेवा कर। प्रति इकाई कर यूनिट टैक्स है वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। वह कर जो सरकार में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित होता है आयकर। जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु और सेवा कर। जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु और सेवा कर। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है 28%। उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितनी? 28%। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई 2017 को हुई थी। भारत में वस्तु और सेवा कर के अधीन 4, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28। भारतीय योजना जो नवंबर 2015 में सभी कर पदार्थों पर 0.5 सेंस पर वित्त पोषित है, स्वच्छ भारत अभियान। भारत की राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं शराब और उत्पादन शुल्क। शराब और उत्पादन शुल्क लगाते हैं। भारत सरकार ने किस मंत्रालय में वस्तु और सेवा कर अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रकाशित किया था? विधि न्याय मंत्रालय ने। प्रथम बार सेवा कर भारत में लागू हुआ था 1994 में। कब? 1994 में। वस्तु और सेवा कर को अधरोपित किया था उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं की सेवाओं में खपत होती है। अरविंद सुब्रमण्यन समिति संबंधित है जीएसटी से। किसे? जीएसटी से। डैश किसी अन्य के अंतरिम नहीं किया सकता और उस व्यक्ति की आय और लाभों पर आरोपित किया था, इसे भुगतान करके प्रत्यक्ष करो। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्व है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ई वेल संबंधित है माल और संस्थान के दूसरे संस्था के आरोपित से। कराधान का वह सिद्धांत जो भुगतान करने की क्षमता के रूप में आता है, समानता का सिद्धांत। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। प्रत्यक्ष करों पर मुख्य बोझ उठाना है उपभोक्ता को। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी एक संविधान संशोधन विधेयक। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। कारणों पर वह निधि जहां पर कराधान राशि बढ़ाने के साथ साथ करों की दरों में बढ़ोतरी। प्रगतिशील कर क्या कहते हैं उसे? प्रगतिशील कर। सबसे अच्छा भारत पूंजी लाभ का वर्णन करता है 1 साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ। उत्पादन शुल्क सरकारी विभाग संबंधित है राजस्व। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटेटरिंग अथॉरिटी पहले अध्यक्ष थे बद्रीनारायण मिश्रा। नेशनल एंटी प्रॉफिट रिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष बद्रीनारायण मिश्रा शर्मा है। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत वस्तु और सेवा कर। एक राष्ट्र एक सिद्धांत वस्तु और सेवा कर। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली। इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के रुपए का अवमूल्यन किया था 1966 में। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य से कमी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजन करने के क्रम के लिए सकल निवेश के मूल्य को कहा जाता है अवमूल्यन। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का क्रम क्षमता कहा जाता है वास्तविक विनिमय दर। अवैध व्यवसाय के अर्जित लाभ होता है कार्य योग्य। एक कर मुक्त अनुलाभ होता है नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। आयकर है एक प्रत्यक्ष कर। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालीन पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है कर शक्ति समानता सिद्धांत। आयकर 1961 के संबंध में डीटीएए का पूर्व रूप है डबल टैक्सेशन अवॉइडेड एग्रीमेंट। गंतव्य आधारित कहा गया है वस्तु और सेवा कर को। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी द्वारा फैलाता है जीएसटी परिषद। आय या लाभ पर कर के ब्याज वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को जाना जाता है कर लाभ के रूप में। एक कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद अभियान शुरू किया गया था स्वच्छ धन अधिनियम। मैट न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया गया 0 पर कंपनी पर।
केंद्र पर लागत एकत्रित और प्रतिधारित है, आयकर पर अधिकार। जिन महिलाओं में 60 लाख रुपए, जिन महिलाओं की आय इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख रुपए है और वित्तीय वर्ष 2017 16-17 के लिए उनकी आयकर दर है 20%, वर्तमान में यही है। वह परिभाषा आयकर संबंधित नहीं है। मोडवेट स्वसमाप्ति ऋण का मतलब होता है कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण पर एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया या खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी विजय केलकर स्टॉक फोर्स द्वारा। भारतीय रुपए की एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में। भारत रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 में। अपने देसी अपने देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेती है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आंशिक करता है उपभोग शाखा और निवेश शाखा का। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित वर्कशॉप स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा दिया है। यह योजना बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में नीति आर्थिक विशेष रूप से 1991। हम लोग देखेंगे यहाँ से आर्थिक नियोजन, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा समय की ओर ध्यान दिया था। भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार की संकट, ठीक है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहली प्राथमिक परिणाम था वैश्वीकरण। क्या था? वैश्वीकरण। और आज इसको हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है पंजाब। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति की थी राष्ट्रीय विकास परिषद। हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी उपज देने वाले या पीड़कनाशी, ठीक है, उपज देने वाले किस्मों को बीज और सिंचाई। भारत में पंचवर्षीय योजना के परिणाम या प्रणाली के रूस से अपनाया गया था। यह रूसी नेता जिन्होंने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को दृष्टिकोण को लागू किया था, जोसेफ स्टालिन नाम था उनका, जोसेफ स्टालिन नाम था। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य होता है तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। छठी पंचवर्षीय योजना के काल में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। नरसिंह राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1961 में। प्रिवेंट पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू की थी 1975 में। कब? 1975 में। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था पहले वर्ष में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले वृद्धि दर हासिल की थी 3.6%। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण डैश पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया था वह पंचवर्षीय योजना जिसमें बुनियादी व भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दी गई ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिक विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और उसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के इस युग का प्रारंभ हुआ था 1950। भारत ने योजना के वास्तुकार के रूप में प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, योजना आयोग के वास्तुकार के रूप में प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उन्नीस सौ अड़तीस में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 2012 से 2017। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई जिसका लक्ष्य भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, पूंजीगत लाभ उद्योग आदि की स्थापना करना, जिसमें के लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी के राज्यों की भागीदारी आवश्यकता थी। इसके लिए लॉन्च किया गया था औद्योगिक नीति संकल्प 1956। योजना के भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। भारत में पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं की व्यापार नीति अपनाई गई थी आयात प्रतिस्थापन। भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966-74 में अवधि शून्य योजना की अवधि। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी जो मुख्य प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थे 1991 से 56।
भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य स्रोत था गरीबी उन्मूलन। कौन था? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन। एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे, प्रशांत चंद्र मालवाडिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी पीसी मालवाडिस मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था शुरू किए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी प्रशांत चंद्र मालवाडिस ने। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करने का उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना की योजना थी। वह पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादक पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। वह पंचवर्षीय योजना जिसके में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षित कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक मिलना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना रोजगार स्तर को बढ़ावा देने, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भर प्राप्ति के साथ साथ 1974 से 79 की अवधि की बनाई गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय में एक पूर्व स्थगित किया था जनता पार्टी ने। एक पूर्व स्थगित कर दिया था जनता पार्टी ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जोर दिया था औद्योगिक क्षेत्र पर। औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया था। भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित व्यवस्था अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर प्रस्तुत प्रस्ताव किया था 1944 में। भारत में प्रभावी योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच के दौरान जर्मन के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। पहली बार योजना के तहत निजी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र की वार्ता देखी सातवीं पंचवर्षीय योजना। वह पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में गरीबों के चक्र के बाहर निकालने की प्रयास किया था 1991 से 56। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र डैश में शुरू किया था, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शुरू किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लक्षित वार्षिक दर 9% विकास दर रहा। भारत में पीपुल्स प्लान आर्थिक योजना एम एन रॉय द्वारा किया गया था। पीपुल्स प्लान आर्थिक योजना एम एन रॉय द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। समवर्ती सूची में रखा गया आर्थिक योजना को रखा गया। नेक्स्ट, वह योजना जिसके अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ से जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया, तीसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 61। समाज में समाजवादी पैटर्न की स्थापना के आह्वान करने में दूसरी पंचवर्षीय योजना का सामान्य तौर पर कहा जाता है महालनोबिस योजना। क्या कहते हैं? महालनोबिस योजना। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में कब हुई थी? 1991 में। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। ग्रवी पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारागारों, मार्केटिंग सपोर्ट और सर्विसेज स्कीम सहयोग दिया था हस्तशिल्प में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने वाले शामिल युवा अर्थशास्त्री थे के एन राज। कौन थे? के एन राज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगम मूल्य दर्शाता है बाजार मूल्य से कम मूल्य। बाजार मूल्य से कम। भारत में आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुए किस सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना की सहायता के लिए अपनाया गया था? गॉडगिल सूत्र, गॉडगिल मॉडल।
1990 में राष्ट्रीय विकास समिति ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारण करने का एक फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले का लोकप्रिय गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला पुनर्गठित योजना का आयोग का नाम है नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। वह पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी व ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास का मुख्य कारण नहीं है तकनीकीविद और नौकरशाही। पंचवर्षीय योजना देखिए, प्रथम हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी मालवाबिस मॉडल पर आधारित थी, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल पर और चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल पर। निर्धानता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो लंदन के निर्धानता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है ग्रामीण उद्योग। कौन है? ग्रामीण उद्योग। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। संविधान के उपयोग और भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकता है तो संस्कृत कहते हैं सतत विकास। भारत में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संचयी वित्तीय विधि की दर अधिकतम थी समस्त योजनाओं में। 11वीं पंचवर्षीय योजना विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया था योजना आयोग द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य और संघों छात्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्र में। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर को प्राप्त करनी है तो जनसंख्या की 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर औसत भारतीय वास्तविक आय दुगुनी 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना आयोग की जो दर निश्चित की गई थी वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ सामाजिक सेवा, उसके बाद ऊर्जा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आवश्यकता है निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापित किए थे 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना की कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य था 4%। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950। योजना आयोग का अंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सामान्यतर संस्था है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने से। राष्ट्रीय विकास समिति गठित 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक विकास दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर लक्ष्य है 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की उच्चतम वृद्धि दर लक्ष्य है संचार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम दर की लक्ष्य किया था व्यापार के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी और मत्स्य पालन दर अनुमानित है 4.0%। राष्ट्रीय विकास परिषद और स्वीकृति 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना के पत्र में विकास दर लक्ष्य किया था 8%। पिछड़े वर्गों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था जी मॉडल द्वारा। कृषि के ऋणात्मक विकास प्रस्तुत किया था 30वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में योजना के आरंभ में किसी पंचवर्षीय योजना के आंशिक कुल वर्षों की संख्या 6। कितनी है? 6। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय आर्थिक विकास प्रथम बार 1975 में। भारत में अनवरत योजना 78 से 79। दुर्गा भिलाई राउरकेला स्टील समिति स्थापित किया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। निष्पक्ष औपचारिक शुल्क में शामिल है सहकारिता। मिश्रित अर्थव्यवस्था संसाधन आवंटन वाणिज्य व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार अस्तित्व में हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भूमिहीन परिवारों को कम से कम एक सदस्य में से को एक वर्ष में लगभग 100 दिनों के लिए रोजगारी उद्देश्य से 15 अगस्त 1983 को निम्न अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम अनुमेय राशि है 10 लाख रुपए। कितनी? 10 लाख रुपए। निम्न योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषित गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदेय सीमा कितनी है? 10 लाख रुपए। इस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योग और औद्योगिक आधार के लिए विकास पर बल दिया। दूसरी भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना जिसमें 1944 में भारत के उद्योगपतियों की एक व्यापक प्रतिनिधित्व समूह द्वारा तैयार किया था। लोकप्रिय रूप में योजना का नाम है मुंबई। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योग को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया 3। निम्न कार्यक्रम द्वारा 1999 में शुरू किया गया था स्वर्णिम
स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015 में शुरू किया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश सुरक्षा बीमा संरक्षण कवर करती है 2 लाख। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुभारंभ किया था वाराणसी में। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी गई थी 2013 में। भारत में राष्ट्रीय विनिर्मित नीति की उद्देश्य नहीं है 2020 तक विनिर्मित वस्तुओं को निर्यात को दोगुना करना। भारत में सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए सरकार की पहल प्रधानमंत्री धन योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की थी 1997 में। भारत सरकार द्वारा डैश के क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्कीम 1995 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का भाग महिलाओं के लक्षित किया गया था 1/3। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिल सकता है? 100। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियायती मूल्य के खाद्यान्न और अन्य आवश्यकता वस्तुओं को प्रदान करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। स्वरोजगार सुशासन बनाने के लिए डैश तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की थी 10 लाख। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। निम्न कथन पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के अंतरप्रेरक उदय को निर्धनता और आय संपत्ति के अवसरों को असमानताओं से होता है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को मुख्यतः से दर्शाने के लिए जहाँ तक भारत की पंचवर्षीय योजना का मॉडल धारित है। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1991 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरंभ की 2015 में और जवाहरलाल रोजगार योजना पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी 7वीं में। प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर योजना द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के बुनियादी ढांचों में क्रांति लाने के उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना पीएम शक्ति गति कितने घटक शामिल किए? परियोजना को इंजन कहा गया 4। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार में इस मंत्रालय द्वारा शुरू किया सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम से चर्चा की जाती है। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। भारत में पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना कहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना शहरी भारत में ढांचागत कर्मियों के निकाय के लिए 2005 में शुरू किए गए मुख्य कार्यक्रम का नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीकरण योजना। 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमूर्त अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिक क्षेत्र है सर्विसेज के बाद जलापूर्ति। इस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई थी 1980 में। पंचवर्षीय योजना के तहत एक कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। भारत में इस अवधि में योजना आयोग के रूप में वर्णित किया गया था 1966 से 1969। पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था सुरक्षा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग की स्थापना के साथ योजना आयोग। भारत सरकार ने निम्न कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति को एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। भारत में पंचवर्षीय योजना हेमर-डोमर मॉडल आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग के टैक्स नीति आयोग द्वारा स्थापित किया था 2015 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ उदारीकरण को अपनाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण नियोजन कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को पारित किया था 1975। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए केंद्रीय प्रायोजक योजना है सबला। कौन सी है? सबला। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल व्यवस्था पत्र या पात्र योजना शुरू की थी पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था 2018 में। कब? 2018 में। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से वैज्ञानिक ने फोर्डिंग भारत नामक मंच की शुरुआत की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। उद्योग 4.0 एक डिजिटल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 की अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की हाथ मिलाया? आईआईटी कानपुर के साथ हाथ मिलाया था। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति शुरू की गई थी 2008 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की प्रारंभ हुआ था 2016 में।
या उज्ज्वला योजना, ठीक है। 2016 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास की पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की थी 2009 में। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक दर जमा राशि कितनी है 250। नेक्स्ट, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था 1986 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की व्यवसाय सेवा क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत है 10 लाख। नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था 2014 में। केंद्र शासित प्रदेश ने निवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना शुरू की थी जम्मू कश्मीर। एस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित आउटरीच कार्यक्रम, इनमें से आई से तात्पर्य नवाचार। क्या नाम है? नवाचार। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुबंध राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित है घरों में वैद्यकर से। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाओं से। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाओं से। निर्धन परिवार संबंधित ग्रामीण युवकों को कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न सरकारी योजनाओं शुरू की थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न सरकारी योजनाओं को शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे PMAY यू का मिशन डैश तक शहरी छात्रों के लिए सभी के लिए आवास लक्ष्य प्राप्त करना 2022 तक। पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था 2019 में। कब? 2019 में। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? 1.30 लाख रुपए। वाटर सेट विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी में जल संरक्षण को सक्षम बनाना है। हरियाली नाम इसका। भारत में जल मिशन शुरू किया गया था डैश। इस मिशन का उद्देश्य क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन को अपनी योजनाओं के माध्यम से पीने का 2019 तक 2019 में शुरू किया। स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम शुरू की थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान डैश घटक है 3 घटक हैं जो सरकार कृषि उपज की कीमतों दक्षता के लिए नीति भंडार और अपव्यय और रिसाव कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। 3 कितनी है? 3 है। देखिए, किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्गों के बीच में पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था 2018 में। कब? 2018 में। कृषि उत्पादों को परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ डैश के बजट में घोषित किया गया था 2020 में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था 15 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्न आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। हैमर-डोमर मॉडल पर भारत सरकार ने एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की थी 1950 में। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई थी जिसमें केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी यूएसएसआर। PMGY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? 3,000। कितनी है? 3,000। मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम में संबंधित है टीकाकरण। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संचालन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सीमांकित किया था 1948 में। कब? 1948 में। भारतीय पंचवर्षीय योजना के सभी
विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास से मान्यता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण में जानते हैं आठवीं। कब, किसको जानता है? आठवीं को। संकल्प परियोजना से आरंभ की गई HIV समाप्त करने के लिए, संकल्प परियोजना एड्स समाप्त करने के लिए हिंदू रेड ग्रोथ शब्द प्रस्तावित किया था राजकृष्णा ने, राजा कृष्णा ने, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब हो गई है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए ऋण की बीमा कवर करती है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना संचालित LIC ऑफ इंडिया। अटल पेंशन योजना की समूह की अधिकतम आयु 40 वर्ष। भारत में नेशनल फूड वर्क पर प्रोग्राम शुरू किया गया था 2004 में। कब? 2004 में। नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का आशय है ट्रांसफॉर्मिंग। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत राहुल केला भिलाई दुर्गापुर के पास स्थापित की दूसरी। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि थी 1951 से 61 थी। निम्न मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की प्रति वर्ष परिवार तक 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है। इस वर्ष तक के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं है। 40। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक पोर्टल जारी किया गया था जो अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्रों से लेकर विज्ञान और शिक्षकों के आजीविका शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता है। इस पोर्टल का नाम है साक्षात। लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्न से कौन सी बहुस्तरीय अभियान गर्ल राइजिंग। निम्न योजना का उद्देश्य 2011 से 18 वर्ष की आयु के किशोरियों के लिए सर्वागीण विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसका नाम है RGESEG। भारत नेट प्रोजेक्ट संबंधित है ग्राम पंचायतों के ब्रॉडबैंड नेटवर्क से। निम्न राज्यों में गरीबी के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है। उत्तर प्रदेश की शुरुआत विकास है। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया प्रकाश योजना। नामे गंगे कार्यक्रम का सम्मिलित है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। किशोरी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रस्तुत करता है सक्षम। निम्न देशों में भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों को बच्चों को 35 करोड़ दिया। बांग्लादेश। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किया सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अर्थव्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसकी मासिक आय 10 के बराबर है, 15,000 रुपए। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1991 में। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित फल से। इसमें वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा को प्रभावित किया गया था। महात्मा गांधी वर्धा योजना। 2010 में केशर मिशन शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने की न्यूनतम आयु कितनी? 18 साल। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। अटल भूजल योजना संबंधित है भूजल से। जनवरी 2020 तक मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्रियान्वयन डैश के द्वारा किया गया था, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। नागर विमान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान एक का तात्पर्य आम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ किया था उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2017-18 की शुरुआत 5 वर्ष की योजनाओं के निम्न बदलने की योजना है। 15 साल विजन डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ डैश तक के सभी आवास का लक्ष्य किया था 2022 तक। नेक्स्ट है आर्थिक आयाम। यहाँ से हम लोग क्या है? आर्थिक आयाम। डैश का अर्थ है उत्पादक और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क
अधिकृत उपयोग ट्रेडमार्क उल्लंघन। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में डैश की ओर संकेत करते हैं। लघु उद्योग कृषि और छोटे कारोबारी आदि को दिया ऋण। वह क्षेत्र जो बाजार का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश अधिकांश गतिविधियों संबंधित होती है। प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड है कृषि क्षेत्र। वह रोजगार जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। पुजारी कृषि विपणन और व्यवस्था के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है डाकिस्ट वर्गीय कुरियन। मशरूम प्रकारों में से एक भारत के कुल उत्पादन की मुख्य योजना करता है व्हाइट बटन मशरूम। वह आयोग जिसने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया कृषि लागत व कीमत आयोग। वह उत्पादक जिसमें एक मार्ग प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है दलहन। भारत हरित क्रांति के दौरान डैश अनाज में अत्यधिक उत्पादन हुआ गेहूं और चावल। भारतीय जनसंख्या में आजीविका का प्राथमिक स्रोत क्या है 54%। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। विशेष कृषि क्षेत्र के स्थापित करने की पहला भारतीय राज्य था उत्तराखंड। भारत में हरित क्रांति की जगह एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि को बल देने के केंद्रित है भूरी क्रांति। कृषि क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। कृषि क्रांति संबंधित तिलहन उत्पादन से। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक है कृषि लागत और मूल्य आयोग। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा अपनाई गई थी उत्तर प्रदेश। वह उपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती सब्जी फल। वह दाल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती मसूर की दाल। 1965 में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार शोधित धान है। भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष में से एक नहीं है अनुकूल मंडी। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू किया था 1948 में। भारत के मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी की एक नीति के माध्यम से विनियमित किया गया जिसमें किसानों को प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य नीम कोटेड के लिए 5% अतिरिक्त प्रदान करता है 5360। उच्च पैदावार वाले बीजों के किस्में सोनालिका और कल्याण सोना संबंधित गेहूं की फसल से। भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को शामिल किया है 30 फसलें। पूसा हाइब्रिड 4 संकर प्रजाति है टमाटर की। गन्ने के मामलों में रोपड़ संबंधित प्राप्त किए थे गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग में। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से 2 कृषि उत्पादक है गेहूं और चावल। भारत की जनसंख्या को रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है 45 से 55%। किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया था 1998 से 99 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 में। सरकार ई रकम नामक एक नया पोर्टल शुरू किया था कृषि उत्पादन बेचने के लिए। ऑपरेशन फ्लड के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। विश्व का पहला सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया श्वेत क्रांति से। भारत औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था संबंधित कृषि। श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कृतिक है चीनी मिल। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार के प्रमुख स्रोत आधारित था कृषि। वह आर्थिक गतिविधि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती थी खनन। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या हुई थी प्राथमिक। असंगठित क्षेत्र उदाहरण है खेती। भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोजित क्षेत्र वस्त्र क्षेत्र। तेल उत्पादन में वृद्धि का पीली क्रांति। कौन सी है पीली क्रांति? परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है कृषि उद्योग को। कृषि उद्योग को माना जाता है। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित कृषि विकास और कल्याण से। ग्रामीण वित्त पोषित में शामिल सभी संस्थानों में गतिविधियों के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय के रूप में स्थापना की गई थी नाबार्ड की। वाणिज्य फसलों के मूल्य संवर्धन संचालन की क्रियान्वयन के लिए एजेंसी नाफेड। भारत में पहलू पशुधन गणना 10 वर्ष में की गई थी 1920 में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधी उसी प्रकार पीली क्रांति तिलहन से। ऋण माफी संबंधित है कृषि से। एक ऐसी ट्रेजरी या स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में मनाया जाता है बागवानी खेती के रूप में। भारत में अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और उसकी 2016-17 में देश में कुल अनाज के उत्पादन में लगभग 17.83% हिस्सेदारी थी उत्तर प्रदेश की। भूषण पावर स्टील लिमिटेड झारसुगुड़ा में है उड़ीसा में। वह क्षेत्र जो प्राकृतिक सुविधाओं को प्रदान करता है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण दूधालय। वह देश जिसकी जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान भारत। भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन है पश्चिम बंगाल। विश्व में जूट के उत्पादन प्रथम स्थान है पहला। तोरिया का न्यूनतम मूल्य एमएसपी आधारित तय करता है कोनेला व सरसों। ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है जायद फसलें।
कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में पेश की जाने वाली केंद्रीय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर। वह फसल जिसमें गोल्डन फाइबर के रूप में आता है को नायलॉन द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है जूट द्वारा। जूट है, कौन सा जूट है? भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा प्रोत्साहित है सुभाष पालेकर ने। अनाज उपज वालों को प्रोत्साहित करने, अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 24 कृषि फसलों को न्यूनतम समय एमएसपी की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण योजना के अंतर्गत स्वीकृति की जाती सिंचाई, भूमि विकास और भूमि सूक्ष्म भूमि कृषि उत्पादन बढ़ावा के लिए संरचना की गई, जिसमें विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों को उसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य और प्रबंधन संस्था संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया था। सधाड़िया कृषि राष्ट्रीय मिशन। वनस्पति खेती जो खेती का एक प्रारंभिक है, पहली बार प्रयोग में आया था दक्षिण पूर्व एशिया में। बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल मानी जाती है जो फसल एक साल या उससे कम समय के लिए बोई जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा की जाने वाली कृषि ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 15। भारत में सिंचाई के तरीकों को अधिक प्रसिद्ध है कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वह राज्य जो सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल। भारत में राज्य में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। वह सेक्टर जिसमें समग्र विकास और प्रबंधन के सक्षम के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। मत्स्य पालन सेक्टर। ई रकम योजना को प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सके। वह देश जो कॉफी का मूल स्थान है इथोपिया। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा दर से अधिक ब्याज सहायता मिलता है 3%। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध है आलू से। एक प्रकार की कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक एवं किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है, शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है तमिलनाडु। सब्जियों के उत्पादन और विपणन की संबंधित है शाकीय विज्ञान। मध्य प्रदेश में खेती की झूम खेती कहते हैं दहिया, क्या कहते हैं? दहिया कहते हैं। एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है फावड़ा। ऐसा बागान जहाँ बिक्री के लिए नई फसल सुखाई जाती है जाता है रोपड़ खेती के रूप में, जिसे रोपड़ खेती के रूप में उसे जाना जाता है। बागान फसल नहीं है मोटे अनाज, बागान फसल नहीं है कौन से मोटे अनाज। तूर दाल को अन्य नाम से जाना जाता है अरहर। भारतीय मृदा में कमी होती है नाइट्रोजन की। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य है केरल। माफ कीजिएगा, भारत में अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। नारियल उत्पादन पर इलाका पे, ठीक है। भारत में व्यापारिक या नकदी फसल है कपास। व्यापारिक या नकदी फसल है कपास। विश्व स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जी और फलों का उत्पादन दूसरे स्थान पर। कौन से दूसरे स्थान पर है? नेक्स्ट है विश्व स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जी फसल में दूसरे स्थान पर। धान का मुख्य फसल है चीन की। गेहूं की खेती के लिए उचित मिट्टी है दोमट मिट्टी। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है, बताइए कि पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे हिस्से से काटकर उसे जलाना कहते हैं झूम खेती। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बना उर्वरक। कौन सा उर्वरक? कौन सा बना उर्वरक? विश्व में सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है भारत में।
पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है चावल। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है प्रत्येक 5 साल में। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत हो जाना जाता है लघु कृषक। किसे? लघु कृषक। भारत में कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल उल्लेखनीय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। काशी लालिमा फसल प्रजाति है भिंडी की। किसी है? भिंडी की है। काशी लालिमा फसल भिंडी की प्रजाति है। पौधे में गुट्टी लगाने की क्रिया उद्देश्य की पूर्ति होती है वनस्पति प्रसार के लिए। वनस्पति प्रसार के लिए कृषि उत्पादन विकास और माल गोदाम अधिनियम पास हुआ था 1956। 1956, ठीक है। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में एपीकल्चर को। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोत का औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर। भारत में विपणन और निरीक्षण निदेशालय का मुख्य स्थित है फरीदाबाद में। हरित क्रांति से भारत में सबसे ज्यादा लाभान्वित समय पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ावा या बहुफसली खेती द्वारा भूमि को प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन सुधार के शारदा सहायता श्यामादेश विकास योजना। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गेहूं के उत्पादन में। किसमें? गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ावे के सम्मिलित नहीं थे तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तिलहन। नाफेड संबंधित है कृषि उत्पादों के और विपणन से। नाफेड संबंधित है कृषि उत्पादन और विपणन से। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन दोनों में हुआ गेहूं में। किसमें हुआ? गेहूं में। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। माही सुगंधा प्रजाति है धान की। माही सुगंधा प्रजाति है धान की। बासमती चावल का संकर प्रजाति है पूषा और H10। पूषा और H10। धान के उत्पादक सर्वाधिक है पंजाब में। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अर्पड़ा। कौन है? अर्पड़ा। बरानी द्वीप स्थित है किस में? धान की। किसकी है? धान की है। बरानी द्वीप किस में? धान की। अगर बात की जाए शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। नेक्स्ट है दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय है एम एस स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुत करता है कृषि लागत और कीमत आयोग। कृषि लागत और कीमत आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1985 में। कब? 1985 में। 1985 में। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन से। पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन संबंधित है। दो दल दो दल वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। एक क्रांति नई व्यू रचना की परिणाम थी जो 20 दिन प्रारंभ की थी 7वें दशक के दौरान। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एडिड क्रॉप संयुक्त हैदराबाद में कृषि व संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक शाख प्रदान करती है वाणिज्य बैंक। कौन सी शाख? वाणिज्य बैंक। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ऋणात्मक रही है 2004 से 2005 में। 2004 से 2005 में। आलू में ब्लैक हॉट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। भारत सरकार ने कीमत
कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किया कॉफी व चाय के उत्पादन में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के विचार का समर्थक थे चरण सिंह। रवि फसल है सरसों। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं। भारत शंकर भाजी अनुसंधान संस्था स्थित है वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पड़िया छिड़काव के लिए सबसे प्रसिद्ध उर्वरक है यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनी। कृषि विस्तार व परीक्षण व भ्रमण प्रणाली अपनाने में प्रथम राज्य झारखंड। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई थी शबती सोनारा। मालवी चमत्कार का प्रजाति है अरहर की। गेहूं और राई के बीच एक संकर क्रॉस है क्रिटिकल। C4 पौधा है मक्का का। C4 पौधा है मक्का का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक उपभोक्ता है भारत। कौन है? भारत। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक मध्य प्रदेश। विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। एकमात्र चुकंदर चीनी तैयार करता है यूक्रेन। आम की किसी दशहरी एक्स के क्रॉस विकसित की गई है आम्रपाली। बाहर बाहर एक प्रचलित प्रजाति है अरहर की। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों के संतुलित खाद अनुमान एक एक दो दो एक दो दो। नेक्स्ट है पूसा वोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 33%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश। भारत में फसल बीमा योजना का मुख्य आरंभ 1985 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। एक मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि से। जिस मूल्य पर सरकार खाद्य पर क्रय देती है उसे उपार्जन मूल्य कहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति सम्मिलित नहीं है कृषि में विदेशी मुद्रा से सीधे निवेश में प्रोत्साहन। फसल बीमा एक अधिकार है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। अधिकांश निर्वाह मूल्य कृषि के अंतर्गत पैदा किए थे मोटे अनाज और चावल। सहकारी इकाइयों की दिशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है चीन को। भारत में जूट उद्योग केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। स्वपरागित फसल की संकर उगाई जाती है मटर के। एक खरीफ फसल है सोयाबीन। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कोबाल्ट। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। विशेष कृषि उपज योजना संबंधित है कृषि पदार्थों को निर्यात से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में 2015-2016 में शंकराय चालू जोत का सबसे बड़ा औषधा है नागालैंड में। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान की प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है अगर बात करें कृषि उत्पादों की मांग की आती है स्थायित्व तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। जब कुल उत्पादन स्थिर रहता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। नेक्स्ट बात करें जो सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। रत्न रेशों का स्रोत नहीं होता कपास में। मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य है केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान घट रहा है वर्तमान में भी। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती के मुख्य कारक है अन्य ऋतु बेमौसमी के उत्पादन प्राप्त करना। कृषि और मछली पकड़ने में गतिविधियों के क्षेत्र में संबंधित प्राथमिक क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों भारत में आर्थिक गतिविधियों भारत में अधिकांश लोगों को रोजगार देती है कृषि क्षेत्र। चाय पत्ती और कंपनियां चाय की पत्ती को चुनने के लिए यंत्रीकृत विधि का उपयोग। जब चाय हाथ से चाय की पत्तियां चुनने वाली कंपनी कम हो जाएंगी। वह वक्र अर्थव्यवस्था के कपास की किसी निश्चित मात्रा में बदले जाने अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा अनाज के बदले कपास को मात्र तथा एक वक्र कहते हैं सीमांत उत्पादन संभावना। सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं।
भारत में कृषि उत्पादन के लिए मौजूदा मंडियों को गिरफ्त करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ई नाम। भारतीय खाद्य निगम माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों को खरीद व खाद्यान्न भंडारण को कहते हैं बफर स्टॉक। भाई ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, आपका एग्जाम डेट आ गया ग्रुप डी का भाई। और आपका एग्जाम डेट 27/11 से 16/1 तक, 16/1 तक, 27/11 से 16/1 तक। हरित क्रांति में शामिल मतलब कि आज 18 है, 9 दिन हो गया। गाँव की सड़कों सुधार हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य मूल्य निर्धारण नीति को संरक्षण करती है लागत प्लस दृष्टिकोण, लागत प्लस दृष्टिकोण। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडल समिति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है केरल नारियल प्राकृतिक रबड़ काजू है, और कर्नाटक में कहवा है रेशम है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू और हल्दी है, पश्चिम बंगाल में चावल स्वच्छ जलीय मछली और जूट है। कोमन कृषि उड़ीसा, कोमन कृषि उड़ीसा है, पुट्टू कृषि आंध्र प्रदेश है, दोहिया कृषि मध्य प्रदेश है, और कुरुआ कृषि झारखंड राज्य में होती है। कोमन कृषि उड़ीसा में, पुट्टू कृषि आंध्र प्रदेश में, दहिया कृषि मध्य प्रदेश में, और कुरुआ कृषि कहाँ पे होता है? झारखंड में। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नीली क्रांति, और उर्वरक में भूरी क्रांति। नेक्स्ट है गन्ना, गन्ना में रेड डॉट बीमारी के नाम है, रेड डॉट। धान में खैरा, अरहर में उक्टा या विट्टल, आलू में झुलसा लेट बाइट, झुलसा लेट बाइट। आम में है सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश का, लीची में है बिहार, नारियल में है केरल, और सेब में जम्मू कश्मीर। सेब में कौन सा? जम्मू कश्मीर। गोल्डन क्रांति बागवानी व शहद, गोल्डन क्रांति बागवानी व शहद, ग्रे क्रांति उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और लाल क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति, समग्र क्रांति हरित श्वेत नीली और पीली भूरी क्रांति, और मत्स्य नीली मत्स्य पालन, पीला तिलहन क्रांति, और श्वेत दूध क्रांति, श्वेत जो है दूध क्रांति। व्यक्ति जिससे संबंधित है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। एल के झा जो है काराधन से, और वीजी कुरियन वर्गीश कुरियन दूध उत्पादन से, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, यहाँ से उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, एक मिनट रुक जाए देख लेते हैं कहाँ तक है। ठीक है, हम लोग सेवा तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सेवा तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, उद्योग। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार गतिविधि है द्वितीय क्षेत्र का। उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था 1956 में। कब? 56 में। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते, कहते हैं खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र उद्योग है। वह उद्योग जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है, कुटीर उद्योग होता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी 6 अप्रैल 1948। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के उद्योग में विनिवेश प्रक्रिया है 1991। स्पाइस स्पाई जस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत है वाणिज्य और उद्योग। विप्रो लिमिटेड का निगम हुआ था 29 दिसंबर 1945 को। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का निगम हुआ था 1964। कब? 1964। नेक्स्ट है 1955 में मंजूर की गई ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसमें ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के उपयोग की संभावना है करवे समिति। भारत में उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951 में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट है 1956 में औद्योगिक नीति के संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योग वर्गीकृत किया गया था तीन, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिभूति के ऊपर अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धि कहलाती है अनुशंसिक हित लाभी, अनुशंसिक हित लाभी। औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम पहली बार लागू किया था 1951 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जाना था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तहत। लघु उद्योग के संवर्धन हेतु गठन किया गया था करवे समिति, किसका? करवे समिति का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगम हुआ था 1953 में। 29 अगस्त को भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था 1956। करवे समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था। डैश के साथ व्यवहार के लघु उद्योग।
वर्ष 2014 में भारत सरकार ने घरेलू वाणिज्य में या विनिर्माण में प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी 7 वर्ष कर दी गई, 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई। उद्योग जगत में के माध्यम से दीर्घकालीन वित्त पोषित प्रदान करने हेतु इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापना की गई 1948 में। कब? 1948 में। 1948 में स्थापना किया गया। एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यापार अधिनियम पारित किया था 1969 में। उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप है मोनोपोलिजी एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस। 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति के बाद उन लोगों के उद्योग में से एक जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य शराब। कौन सा शराब? भारत में कॉर्पोरेशन घराने द्वारा उपयोग की जाने वाली वाणिज्य में पेश किया था 1990 में। कब की पेश किया गया था? 1990 में। 1973 में औद्योगिक नीति निवारण के अनुसार निजी क्षेत्र में केवल उससे अधिक की कुल परिसंपत्ति होने के बाद ही उन्हें उद्योग के लाइसेंस में आवेदन करने की अनुमति 20 करोड़। प्राइस लीसिंग का अर्थ है वस्तु और सेवाओं पर ऊपरी कीमत की सीमा प्राधिकरण। भारत में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की महारत्न कंपनी कौन सी है? पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी है महारत्न। कौन सी है महारत्न? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग महारत्न नवरत्न और मणिरत्न का दर्जा लोक उद्योग विभाग द्वारा। कह रहा है IBEF की स्थापना इंडियन लॉन्ग मेक इन इंडिया कार्यक्रम में प्रेरित किया गया था। इसका अर्थ है इंडिया बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन। वह नवरत्न कंपनी जिसको सामान्यतः विगास स्टील के नाम से इंडिया इस्पात निगम लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में एक महारत्न कंपनी है भेल। टाटा आयरन स्टील लिमिटेड का निगम हुआ था 1907 में। वह बीमा योजना जो सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई थी LIC द्वारा, आम आदमी बीमा योजना। एक निजी क्षेत्र का बैंक है बजाज ऑटो। भारत के वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। लगभग 100 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार है मेरठ उत्तर प्रदेश। कौन सा है? मेरठ उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा आभूषण बाजार है मेरठ उत्तर प्रदेश। एक मिनट रुकिए, देख रहे हो ये सारा ग्रुप डी ये सब चीजें उसमें आया हुआ है। सब ग्रुप डी में आया हुआ है, NTPC में आया हुआ है, रेलवे के जितने एग्जाम है सब में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ऑल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी नवरत्न का। कौन सा है? नवरत्न की कंपनी है। नवरत्न कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो महारत्न की श्रेणी में आता है IOCL। सार्वजनिक क्षेत्र के दो गए जिन्हें भारत संघ द्वारा सरकार द्वारा फरवरी 2023 में महारत्न दिया गया, भेल और गेल। एक नया कार मॉडल कंपनी है जैसे टियागो है टाटा मोटर्स का। भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 सीडान के संस्थापक है एलन मैक्स है। कौन है? एलन मैक्स है। उत्पादक इकाई स्थापित करने वाला कंपनी की शुरुआत 5 वर्ष में अवधि के लिए करों के भुगतान नहीं करनी पड़ती विशेष आर्थिक जोन के लिए। विशेष आर्थिक जोन के लिए। नेक्स्ट है बताइए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार बिजली क्षेत्र पर। सर्वाधिक भार बिजली क्षेत्र पर। भारत में निर्देशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया था सॉफ्टवेयर। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, रोपाई का अधिकांश लंबा मौसम में सहायता, उत्तरी भारत के दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानीय स्थानांतरण। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की आबिदी हुसैन की समिति है। भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण। औद्योगिक इकाइयों के समयबद्ध स्थापना और संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने की समिति उद्योग बंधु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त हुआ है विद्युत। लघु उद्योग की समस्या नहीं है हड़ताल पर तालाबंदी। हड़ताल पर तालाबंदी। कह रहा है राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी उद्योग और पुनर्संरचना आधुनिकरण हेतु। एक त्वरित अवस्थान या अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण उद्योग। कौन सा नहीं है? ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्यमों की विनिवेश आरंभ हुआ था 1991 से 92 में।
स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी 1948 में घोषित की गई थी। 1948 में घोषित की गई थी। भारत के वर्तमान औद्योगिक नीति के अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। कह रहा BIRF संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। वर्ष 2026 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपकरणों के लिए निवेश की सीमा 10 लाख, वर्तमान में 1 करोड़। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1991। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र पर विचार 1956 में औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योग को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की थी निर्यात उद्योग के पनौती के लिए। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। विपणन संस्था है सेल। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भारत वर्ष में प्रथम वृहद स्तर पर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित। क्या नाम है? टिस्को नाम है इसका, टिस्को नाम है। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी निर्यात उद्योग के विकास के लिए। एक तृतीय क्रियाकलाप है विपणन। वर्ष 1903 में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय कुटीर उद्योग में मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कराते हैं। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। वर्ष 1818 में पहली बार सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ड क्लस्टर में। विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना का मुख्य हेतु कृषि निर्यात का संवर्धन। फूड लूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वो है कुटीर उद्योग। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है फूलपुर। कार्रवाई समिति 1955 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में, नायक समिति 1991 में और SS कोहली समिति 2000 में। नेक्स्ट, देश की DGP में GDP घटक है प्राथमिक, द्वितीय, सेकेंडरी और तृतीयक टेरिटरी। विदेशी क्षेत्र में उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है खनन। भारत का पहला रक्षा उद्योग पार्क स्थापित किया जाएगा केरल में। इस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं, उसे तैयार माल के रूप परिवर्तित करते हैं तृतीयक द्वितीयक। किस फर्म के मूल संबंधित की गणना इस प्रकार की जाती है? फर्म के उत्पादन में मूल फर्म के द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। नेक्स्ट बताइए, किसी अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का एक घटक है होटल और रेस्टोरेंट। तृतीय क्षेत्र आर्थिक गतिविधि या शामिल नहीं की जा सकती मधुमक्खी पालन। निम्न स्तर में लागत होता है मशीनों पर व्यय। ठीक है। सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम विकास पारित हुआ था 2006 में। एक नवरत्न कंपनी है इंजीनियर्स निगम लिमिटेड। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आप लोगों को पता है ग्रुप डी का अभी अभी जस्ट एग्जाम डेट आया है और ग्रुप डी का एग्जाम डेट आपका रखा गया है 17/11 से आपका है 16/11/26 तक है। ठीक है। तो ये आपका ग्रुप डी का, ये इतने बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट होने वाला है। तो आप अपना चेक करते रहिए कब आपका आता है एग्जाम सिटी नहीं, पहले देख लीजिए एग्जाम है कहाँ पे। एग्जाम सिटी जाके चेक कर लीजिए, आपको शायद परसों मिल जाएगा एग्जाम सिटी का डिटेल्स। ठीक है, 2 दिन बाद। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि 10 दिन पहले एग्जाम है, तो 18 है, 19 को आपका जारी कर दिया जाएगा लोगों के लिए टिकट वगैरह जो SC ST के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।